अब बात सरकार की। यूपीए सरकार सत्ता में 10 साल रही, लेकिन इन 10 सालों में रियल एस्टेट सेक्टर की हालत नहीं बदली। इस सेक्टर को यूपीए से काफी उम्मीदें थी और सरकार ने इस सेक्टर में काफी कुछ करने का वायदा भी किया था, लेकिन रियल एस्टेट वाले इंतजार ही करते रह गए और 10 साल गुजर गए। और तो मोजा की रिपोर्ट। यूपीए के 10 साल के राज में रियल एस्टेट सेक्टर में कोई खास फर्क देखने को नहीं मिला। मंत्रियों के चेहरे बदलते रहे, वादों पर वादे होते रहे, लेकिन प्रॉपर्टी सेक्टर का चेहरा नहीं बदला। यूपीए सरकार की अहम नीतियों का या तो खाका ही बनकर तैयार नहीं हो पाया या फिर वो संसद में अटकी रही। ये रीट ऐसा स्ट्रक्चर है जिससे कि काफी कंज्यूमर्स को रियल एस्टेट मार्केट में इन्वेस्ट करने को मिलेगा, बट इतना ही नहीं, जो काफी लार्ज इंस्टीट्यूशंस हैं जो इन्वेस्ट करते हैं रियल एस्टेट मार्केट में, चाहे वो प्राइवेट इक्विटी फंड हो, चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, उनको ये रीट एक एग्जिट का अपॉर्चुनिटी देगा, क्योंकि रीट उनसे खरीदेगा। जो किसी ने इन्वेस्ट किया और काफी बड़ा रियल एस्टेट डेवलपमेंट में, तो वो रीट को आगे बेच सकते हैं। तो ये रीट हमारी रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए, जो कि अभी लिक्विडिटी प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसमें लिक्विडिटी भी लाता, काफी कंज्यूमर्स है जिनको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी देता और एग्जिट भी देता। रियल एस्टेट सेक्टर की काया पलट करने के लिए यूपीए ने वादे तो बहुत बड़े बड़े किए थे, लेकिन बस भूमि अधिग्रहण बिल ही कानून बन पाया। जानकार मानते हैं कि इस बिल से भी सेक्टर को फायदा कम और नुकसान ज्यादा होगा। यूपीए सरकार की कई बड़ी नीतियां अमल में नहीं ला पाई गयी, जैसे देरी कम करने के लिए सिंगल विंडो मंजूरी, उद्योग को इंफ्रास्ट्रक्चर का रुतबा देना, टैक्स में छूट, रियल एस्टेट नियामक बिल जो राज्यसभा में 2013 में पेश हुआ था और उसके बाद से संसद की स्थायी समिति में अटका हुआ है। लेकिन चुनावों की गहमागहमी के बीच इस कानून का क्या होगा, ये अभी तय नहीं है। आमतौर पे ये 2 महीने जो होते हैं, 90% काम जो कि बड़े लेवल के होते हैं वो सारे बंद हो जाते हैं, तो इसलिए हमको काफी ज्यादा इफेक्ट होता है। उस 2 महीने से पहले के 2 महीने और बाद के 2 महीने भी आमतौर पर काम नहीं बंद होते हैं, पहले के 2 बंद हो जाते हैं। पहले के 2 महीने इसलिए क्योंकि आचार संहिता लगने वाली होती है, इसलिए सारी फाइलें जो है स्लो हो जाती है। उसके बाद के 2 महीने डिपेंड करता है कि कौन सी गवर्नमेंट आती है, उनकी क्या पॉलिसीज होती है, उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं और उसके बाद में काम जो चालू होते हैं। तो इस बार खासकर पहले दिल्ली के इलेक्शन हुए, अब सेंटर के इलेक्शन हो रहे हैं, फिर हरियाणा के इलेक्शन हो रहे हैं, तो इस क्षेत्र का जो कि एनसीआर है, 1 साल तो मैं समझता हूं कि कोई ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं रहा। चुनाव आचार संहिता के अमल में आने के बाद रियल एस्टेट सेक्टर की परेशानियां कई गुना बढ़ गई हैं। 100% एफडीआई की इजाजत देने के फैसले यूपीए सरकार के कार्यकाल खत्म होने से बस जरा से पहले आए और इससे पहले कि इस फैसले का कुछ फायदा उठाया जा सकता, आचार संहिता लागू हो गया। इमारतों को मिलने वाली आम मंजूरियां भी नहीं मिल रही हैं, क्योंकि सरकारी अफसर खुद ही कानून के बारे में पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। हमारे इस सेक्टर को एक इंडस्ट्री का दर्जा मिलना चाहिए, which we have failed to get it। दूसरा, हमको रियल एस्टेट रेगुलेटर के बारे में हमने बात किया था कि इसको रियल एस्टेट रेगुलेटर में इस तरह से बनाया जाना चाहिए कि जो दोनों तरफ हम उसको बेनिफिट कर सकते हैं। अगर हम बायर के हिसाब से देखें या हम रेगुलेटरी बॉडी के हिसाब से देखें, बिकॉज रेगुलेटरी बॉडी में क्या हो रहा है कि हमारे प्रोजेक्ट्स की अप्रूवल नहीं मिल पाती हैं, तो उसको भी इनकॉर्पोरेट किया जाना चाहिए रियल एस्टेट बिल के अंदर, जिसकी वजह से हमारे प्रोजेक्ट ना काफी डिले हो रहे हैं या जो है कॉस्ट बढ़ रही है, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। घरेलू और ग्लोबल बाजार में छाई मंदी रियल एस्टेट सेक्टर पर अपना असर छोड़ गई है और अब उसे यही उम्मीद है कि आने वाली सरकार मजबूत होगी जो अधूरे पड़े कानूनों को अमल में लाएगी। नई दिल्ली से ओनितम ओझा, एनडीटीवी।